Welcome to our YouTube channel. My name is Abu Bakr Khan and I am the student of MBBS, and this is the fourth session of MDCAT crash course. Before starting a topic, make sure you may subscribe my channel, and if you like the video, give thumbs up to the video. Okay, let's move toward the topic. Bioenergetic. Bioenergetic है क्या? जैसे कि नाम से वाज़ेह है, बायो मीन लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनर्जेटिक मीन्स एनर्जी। इस चैप्टर में हम एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी की रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। और कहाँ पढ़ेंगे? विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। बायो एनर्जेटिक जो है, इसमें जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं बॉडी में, वो सारे बायो एनर्जेटिक की कैटेगरीज में आते हैं। बायो एनर्जेटिक में जो है जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, तो उसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें जो है बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। जब भी हमारे साथ बॉन्ड जो है वो बनता है, बॉन्ड फॉर्म होता है, तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। और जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है, तो उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। अब हम सोचते हैं कि ये एनर्जी हमारे साथ आती कहाँ से है? जो जितनी भी एनर्जी आती है हमारे साथ, वो सनलाइट से आती है, वो सोलर एनर्जी होती है। अब बात आती है कि हम सोलर एनर्जी को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और नहीं। तो सोलर एनर्जी को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। पहले जो है सोलर लाइट जो है सर्टन प्रोसेस से हम उसको पास करेंगे, तभी वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम प्लांट में देखते हैं फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस में जो है वो केमिकल रिएक्शन होते हैं। सोलर लाइट जो है वो यूज़ करते हैं, CO2 यूज़ करते हैं, वाटर एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, और हमारे साथ केमिकल एनर्जी वो बनाते हैं, तभी वो एनर्जी जो है वो मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है। बायो एनर्जेटिक के दो अहम टॉपिक है, दो अहम सब टॉपिक है, दो अहम सब प्रोसेसेस है, जिसको हम आज पढ़ेंगे। एक है फोटोसिंथेसिस एंड एक है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस जो है वो है एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस, एंड रेस्पिरेशन जो है वो है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। ठीक है, तो हम पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो टिप्स एंड ट्रिक्स MDCAT के हवाले से इम्पोर्टेंट हो, हम उसी पर फोकस करेंगे और इसी को पढ़ेंगे, जिसका ज़्यादा चांस हो MCQs में आए, जो आपके काम आए। क्योंकि क्रश कोर्स है, सारा कोर्स हम नहीं कवर कर सकते। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमने कवर करने, क्योंकि बाकी इंग्लिश, केमिस्ट्री और फिज़िक्स भी हमने कवर करना होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, जिसमें CO2 यूज़ होता है, वाटर जो है एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है, CO2 की फिक्सेशन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। मोस्टली 3PGA फिर कंबाइन होते हैं, फिर ग्लूकोज बनाते हैं, तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट में होता है, क्लोरोफिल में। सही है, एंड इसमें और अदर जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि केराटिन। ठीक है, केराटिनॉइड्स, तो ये वाले अदर पिगमेंट्स भी जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि बाज़ केराटिनॉइड जो है वो क्लोरोफिल को इंटेंस सनलाइट से बचाता है, तो ये भी फोटोसिंथेसिस में अहम रोल अदा करता है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस का हमारे साथ रिएक्शन है, जैसे कि नो जर्नल रिएक्शन है, जिसमें 6CO2 + 12H2O ये कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये बनाता है C6H12O6 ग्लूकोज मालिक्यूल, और 6 ऑक्सीजन मालिक्यूल और 6 H2O मालिक्यूल को रिलीज़ करता है। अच्छा, ये तो फोटोसिंथेसिस की इंट्रोडक्शन हो गई। अब हम थोड़ा सा इसमें डीप जाते हैं। फोटोसिंथेसिस को हमने 2 साइकिल में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट को कहते हैं लाइट रिएक्शन, जो कि ग्रेन्यूम ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। दूसरे को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन, जो कि स्ट्रोमा में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। डार्क रिएक्शन को हम C3 साइकिल भी कहते हैं।
इसी वजह से कहते हैं कि इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो 3 PGA मीन्स 3 कार्बन कंपाउंड। तो 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं C3 साइकिल। फिर 3 कार्बन कंपाउंड आपस में जो है वो फ्यूज़ होते हैं, फिर जो है वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है सर्टन प्रोसेस से गुजर के। अच्छा, हम लाइट रिएक्शन को पढ़ते हैं। लाइट रिएक्शन में जो अहम पॉइंट्स है MDCAT के हवाले से वही पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन जैसे कि नाम से वाज़ेह है लाइट, सो ये जो है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होगा। दूसरी बात, लाइट रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो रिस्पायरेशन में था, लेकिन फोटोसिंथेसिस में कहाँ आ गया। तो लाइट रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये बात भी याद रखें। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमारे साथ कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। ATP बनता है, NADH2 बनता है, लेकिन सर्टन केसेस में। अब वो हम केसेस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है जो कि फिर यूज़ होते हैं डार्क रिएक्शन में। जैसा कि हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन फिर 2 प्रोसेस में होते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक एंड सेकंड को हम कहते हैं साइक्लिक। जो नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन हो उसमें जो है एक ATP और एक NADH2 बनता है, एक ATP और एक NADH2 बनता है। और जो कि प्लांट्स में होता है, जो कि साइक्लिक लाइट रिएक्शन होता है, ये जो इसमें एक ATP बनता है, ये मोस्टली बैक्टीरिया में होता है। और सम टाइम ऐसा भी होता है जबकि प्लांट को NADH2 रिक्वायर नहीं हो, तो फिर जो है वो साइक्लिक लाइट रिएक्शन करता है सिर्फ ATP को गेन करने के लिए। अच्छा, ATP जो है लाइट रिएक्शन में जो है वो कहाँ बनता है। तो ATP जब 2 इलेक्ट्रॉन पास होते हैं साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F तक, तो तभी जो है एक 1 ATP हमारे साथ बनता है। और NADH2 कहाँ बनता है। NADH2 जो है वो लास्ट में बनता है, जब NAD रिड्यूस होता है NADH2 में और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है एज ए गैप। अच्छा, हम आगे मूव करते हैं। हम फोटोसिस्टम की बात करें, फोटोसिस्टम की, तो फोटोसिस्टम क्या है। ये क्लस्टर ऑफ पिगमेंट है, ठीक है, जो कि फाउंड करते हैं थैलेकोइड्स में। 2 प्रोसेस जो हमने डिस्कस किए हैं, पहले को नॉन साइक्लिक और दूसरे को साइक्लिक। तो इसमें जो है वो डिफरेंट फोटोसिंथेसिस जो है वो फोटोसिस्टम यूज़ होते हैं। तो नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में द ATP प्रोड्यूस इन नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो उसमें जो है P1 फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 जो कि लाइट अब्जॉर्ब करता है फोटोसिस्टम 1 700 नैनोमीटर में, जो P2 है वो लाइट अब्जॉर्ब करते हैं 680 नैनोमीटर में। जो कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है जिसमें ATP बनता है, जो कि साइक्लिक लाइट रिएक्शन में बनता है, तो हम उसको कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इसमें जस्ट ओनली P700 नैनोमीटर जो है सिर्फ यही यूज़ होता है। अच्छा, हम मूव करते हैं। ये तो अहम पॉइंट्स थे जो कि लाइट रिएक्शन में थे, वो हमने कवर कर लिए। लेट्स मूव टुवर्ड द डार्क साइकिल हम इसको इसी वजह से कहते हैं कि ये दोनों जगह पर होता है, मोस्टली जो दोनों जगह पर होते हैं। मीन्स के इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट भी होता है, अगर लाइट नहीं हो तब भी होता है। मीन्स लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। और कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट दोनों में ही होता है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट एक डार्क रिएक्शन के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी ATP की, कितनी NADH2 की और कितनी CO2 की रिक्वायरमेंट्स है। ये पॉइंट जो है MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक डार्क रिएक्शन के लिए टोटल 9 ATP चाहिए,
6 NaDH2 चाहिए कि वो फिक्स करे 3CO2 मालिक्यूल को, ठीक है, 3CO2 मालिक्यूल को। तो तभी MCQs में ये पॉइंट आ सकता है कि 3CO2 मालिक्यूल के लिए जो है 9 ATP और 6 NaDH2 चाहिए, लेकिन एक ATP के लिए, एक CO2 के लिए, एक CO2 की फिक्सेशन के लिए कितने ATP और कितने NaDH2 चाहिए। तो इधर हमारा फिर आंसर होगा कि for 1 CO2 fixation only 3 ATP and 2 NaDH2 are required। अच्छा, हम बात करें एक ग्लूकोज मालिक्यूल के लिए, जब वो बनता है तो उसके लिए कितने डार्क साइकिल होते हैं। तो एक ग्लूकोज मालिक्यूल के लिए टोटल 2 डार्क साइकिल होते हैं, दो डार्क साइकिल जो है वो होते हैं, तभी एक ग्लूकोज मालिक्यूल बनता है। अब आप सोचेंगे कि लाइट रिएक्शन में कितने, फिर अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करें तो एक ग्लूकोज मालिक्यूल के लिए कितने लाइट रिएक्शन जो है वो होंगे। तो एक ग्लूकोज मालिक्यूल के लिए टोटल 12 लाइट रिएक्शन दरकार होते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड डार्क साइकिल में हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं रोबिस्को, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये बहुत अहम और इम्पोर्टेंट एंजाइम है डार्क साइकिल में। इसकी इम्पोर्टेंस की हम बात करते हैं। फर्स्ट जो हम इसकी फ़ीचर के बारे में बात करें, इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करें। रोबिस्को जो है वो सबसे ज़्यादा एबंडेंट प्रोटीन है नेचर में। रोबिस्को सबसे ज़्यादा एबंडेंट प्रोटीन है नेचर में। कहाँ होता है ये? मीज़ोफिल सेल ऑफ C3 प्लांट में होता है, ठीक है। मीज़ोफिल सेल ऑफ C3 प्लांट में होता है। अगर हम C4 प्लांट की बात करें, C3 प्लांट हम इसको इसी वजह से कहते हैं कि क्योंकि इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है डार्क साइकिल में वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोग्लाइसरेट। और दूसरी बात, रोबिस्को जो C4 प्लांट में होता है तो उधर बंडल शीट सेल में होता है। इसको हम C4 प्लांट इसी वजह से कहते हैं जिसमें, क्योंकि जब डार्क साइकिल में जो है वो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, डार्क साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा तो C4 प्लांट में जो बनता है तो हम उसको कहते हैं ऑक्जेलो एसीटेट। तो 4 कार्बन कंपाउंड है, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं C4 प्लांट और C4 फोटोसिंथेसिस। पिपको एक अनदर एंजाइम है। जैसे कि हम बात करेंगे पिपको भी जो है वो मीज़ोफिल सेल में जो होता है C4 प्लांट में, लेकिन मीज़ोफिल सेल में C3 प्लांट में रोबिस्को होता है और C4 प्लांट में मीज़ोफिल सेल में पिपको होता है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अच्छा, हम रोबिस्को की बात करें, रोबिस्को की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करें, इसकी नेचर के बारे में बात करते हैं। रोबिस्को की ये नेचर है, ये डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। सम टाइम इट एक्ट एज अ ऑक्सीजनेज एंड सम टाइम इट एक्ट एज अ कार्बोक्सिलेज। ऑक्सीजनेज कब ये होता है और कार्बोक्सिलेज ये कब होते हैं? ऑक्सीजनेज तभी ये होता है जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन विद इन द सेल ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बोक्सिलेज कब होते हैं? जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सेल में एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ये बात भी हो गई। अब हम मूव करते हैं पिपको की तरफ। पिपको की एक अहम प्रॉपर्टी है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ये हर टाइम जो है वो कार्बोक्सिलेज ही होता है, ये हर टाइम जो है वो एक्ट करता है एज अ कार्बोक्सिलेज, ओनली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। तो ये इसकी अहम प्रॉपर्टी है जो कि C4 प्लांट में है।
हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट को जो कि डिफरेंस है C3 प्लांट में और C4 प्लांट में। तो हम इस दोनों की जो है वो फोटोसिंथेटिक पाथवे को डिस्कस करते हैं, जो पॉइंट एमडीकेट के हवाले से इम्पोर्टेंट हो। C3 फोटोसिंथेटिक पाथवे, जैसा कि हमने पहले बात की कि C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है मेसोफिल सेल में। दूसरी बात CO2 मॉलिक्यूल जो है इसमें कंबाइन होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट से, ठीक है, जो कि फर्स्ट स्टेप है। तीसरी बात इसमें जो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, जैसे हमने पहली बात की, वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं फास्फोग्लाइसिरेट, ठीक है, और इस स्टेप में 3 PGA 3 फास्फोग्लाइसिरेट बनते हैं। अच्छा, हम फोटो रिस्पायरेशन की बात करें, फोटो रिस्पायरेशन की आगे हम फोटो रिस्पायरेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जस्ट सिर्फ इधर एक पॉइंट इधर इंक्लूड करते हैं। C3 प्लांट में जो है वो फोटो रिस्पायरेशन रेट जो है वो हाई होता है। हाई इसी वजह से होता है क्योंकि इधर होता है रोबेस्को एंजाइम। सम टाइम जब हमारे साथ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सेल में, तभी फोटो रिस्पायरेशन होता है, तभी जो रोबेस्को है वो एक्ट करता है एज अ ऑक्सीजनेस इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलेज, तभी फोटो रिस्पायरेशन होता है। और फोटो रिस्पायरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस की जो एफिशिएंसी है, एक्यूरेसी है, उसको जो है वो रिड्यूस करता है। और इसमें जो है बहुत सारे CO2 जो है वो लॉस्ट होते हैं फिक्सेशन में। अब बात करें C3 फोटोसिंथेटिक पाथवे की। जैसा कि हमने बात की है पहले भी कि फोटो रिस्पायरेशन तभी होता है जब हमारे साथ टेम्परेचर ज़्यादा हो, ठीक है। तो नॉर्मली C3 प्लांट में तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो एज अ एक्ट करता है रोबेस्को, तो उस टाइम टेम्परेचर कम होता है। तो इस बात से हम ये बात जो है वो वाज़ेह कर सकते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो C3 फोटोसिंथेटिक पाथवे के लिए है वो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस है, जो कि कम है C4 प्लांट फोटोसिंथेटिक पाथवे से। तो इसके एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, राइस है, वीट है एंड पोटैटो है। ये बेस्ट एग्जांपल है C3 फोटोसिंथेटिक पाथवे की। अच्छा, हम C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे को अब डिस्कस करते हैं। C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे में जो CO2 की फिक्सेशन है वो 2 टाइम्स होती है। 2 टाइम कैसे होती है? फर्स्ट जो है मेसोफिल सेल में होती है और दूसरी बंडल शीट सेल में होती है, ठीक है। मेसोफिल सेल में जो है पाया जाता है पिपको फास्फोइनिल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, और बंडल शीट में होता है रोबेस्को राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो है फर्स्ट फिक्सेशन मेसोफिल सेल में होता है और दूसरा फिर बंडल शीट में होता है। इसमें CO2 मॉलिक्यूल जो है वो पिप से फास्फोइनिल पाइरूवेट से कंबाइन होता है और फिर आगे जो है वो स्टेप मूव करता है। इसमें फास्फोइनिल पाइरूवेट से जो है CO2 कंबाइन होता है, तो हमारे साथ ये फर्स्ट कंपाउंड फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो देता है ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट तभी हम इसको कहते हैं C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे। फिर ऑक्जेलो एसीटेट को हम कन्वर्ट करते हैं मेलेट में, ठीक है। और फिर मेलेट को हम मेलेट जो है वो एक CO2 लूज़ करता है। ये मेलेट जो है मूव करता है बंडल शीट सेल्स में। बंडल शीट सेल में मेसोफिल सेल से मेलेट मूव करता है बंडल शीट सेल में, और इधर एक CO2 ये लॉस करता है। वो CO2 फिर जो है वो नॉर्मल क्रेब साइकिल में फिर यूज़ होता है बंडल शीट सेल में, ओके, जो कि वो CO2 फिर नॉर्मल RUBP के साथ बंडल शीट सेल में कंबाइन होता है और फिर ही क्रेब साइकिल होता है। तो सिर्फ इसमें ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप है। और जो पाइरूवेट मेलेट से जो पाइरूवेट बनता है वो फिर जो है वो पिप को रीजनरेट करता है। अच्छा, ये भी होगा। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है हमने पहली बात की ऑक्जेलो एसीटेट है इसमें C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे में। अगर हम फोटो रिस्पायरेशन की बात करें, फोटो रिस्पायरेशन जो है वो हाई टेम्परेचर में होता है, लेकिन
इसमें एक बात है, इसमें जो है वो पिप है, पिप को एंजाइम है। पिप को एंजाइम की ये खुसूसियत है, अगर टेम्परेचर हाई भी हो, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेल में ज़्यादा भी हो, लेकिन फिर भी जो है वो सिर्फ CO2 को कंबाइन करेगा पिप के साथ। ठीक है, ये पिप को एंजाइम की एक अहम बात है, MCQs में आ सकता है। और तो C4 फोटोसिंथेसिस जो है, इसका जो टेम्परेचर है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू C3 प्लांट, वो है 30 to 45 डिग्री सेल्सियस। C4 प्लांट की जो एग्जांपल है, C4 प्लांट की जो एग्जांपल है वो है मेज, शुगर कैन, ट्राइबुलिस, एमरैंथस एंड मिलेट्स। तो ये इसकी जो है वो बेस्ट एग्जांपल है C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे के लिए। तो ये भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, MCQs के हवाले से आ सकता है। आज हम पोटो रेस्पिरेशन को डिस्कस करते हैं। हमने तो बहुत सारे पॉइंट पोटो रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस की, लेकिन पोटो रेस्पिरेशन होता क्यों है? जब C3 प्लांट में जो है वो टेम्परेचर हाई हो जाता है और ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाती है, तो स्ट्रोमा जो है वो वो क्लोज्ड हो जाता है, स्टोमेटा जो है वो क्लोज होता है। तो तभी फिर बाहर से CO2 अंदर नहीं जा सकता और इंटरनल सेल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है तभी फोटोसिंथेसिस होती है, वो ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करता है। तो सेल में जो है वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। जब सेल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और CO2 की कम हो जाती है, क्योंकि बाहर से CO2 अंदर नहीं आ सकता और ऑक्सीजन जो है वो बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो उसी दौरान एक एंजाइम है रोबेस्को, जिसकी हमने बात की, उसकी दोनों प्रॉपर्टी है और डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो ऑक्सीजनेस काम करेगा, और जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो और CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वो कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा। तो तभी फोटो रेस्पिरेशन में जो है वो एक्ट एज ऑक्सीजनेस। सही, ये जो है वो एज ऑक्सीजनेस जो है काम करता है। ठीक है, अच्छा, हम स्टेप में जो है तभी जो है फोटो रेस्पिरेशन जो है वो आगे फॉरवर्ड होते हैं। हम जो है थोड़ा सा स्टेप है जो फोटो रेस्पिरेशन के, हम उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो है वो कंबाइन हो जाता है वो ऑक्सीजन के साथ। राइबोलोज बाइफॉस्फेट कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारे साथ बनाता है रोबेस्को। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, जिधर क्रेब्स साइकिल होता है। लेकिन अब जो है वो सेल की टेम्परेचर जो है हाई हो गई, टेम्परेचर हाई है तो CO2 की कंसंट्रेशन कम है, तो ऑक्सीजन जो है वो RUPP के साथ कंबाइन करेगा रोबेस्को। तो ये हमारे साथ बनाएगा ग्लाइकोलेट जो है वो फिर फर्दर कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में, ये पर ऑक्सीजोम में। जिस तरह के हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पर ऑक्सीजोम हेल्प इन फोटो रेस्पिरेशन, तो इधर ही वो हेल्प करता है। ठीक है, पर ऑक्सीजोम में जो है वो ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन करते हैं और ग्लाइसिन जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाता है सीरिन में, और CO2 जो है हमारे साथ रिलीज़ करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा जी, हम जो है क्लोरोफिल की ये बात करते हैं। एक मिनट, क्लोरोफिल से पहले जो है हम इसकी एक बात करते हैं, हम इसको फोटो रेस्पिरेशन कहते क्यों हैं? ठीक है, तो फर्स्ट फोटो रेस्पिरेशन हम इसको कहते हैं इसी वजह से कि इसमें जो है वो CO2 प्रोड्यूस होता है। CO2 इसमें प्रोड्यूस होता है, तो हम इसको कहते हैं रेस्पिरेशन, और होता है फोटोसिंथेसिस में, तो हम इसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल के बारे में थोड़े अहम पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल जैसे कि हमको पता है, आप लोगों को भी पता है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ठीक है, जो कि होता है ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, और उसी में फिर जो है वो विदिन द थाइलाकोइड्स ऑफ मेम्ब्रेन होता है। ये पॉइंट जो है बहुत MCQs में जो है वो रिपीट हुआ है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है थाइलाकोइड्स में। तो क्लोरोफिल जो है वो
विद इन द मेम्ब्रेन ऑफ थायलाकोइड्स पाया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है उसमें कंफ्यूज होते हैं कि थायलाकोइड क्लोरोफिल जो है ऑन द सरफेस ऑफ थायलाकोइड पाया जाता है, तो ऑन द सरफेस नहीं होता, ये जो है विद इन द मेम्ब्रेन ऑफ थायलाकोइड्स ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्लोरोफिल की हमारे साथ जो है 5 टाइप्स है। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, तो उसकी जो है मैंने जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला इधर लिखा हुआ है, तो इसको आप फिर नोटिस कर ले। क्लोरोफिल ए की जो फार्मूला है वो 6C55H72O5N4 mg, ये अपने साथ लिख ले। क्लोरोफिल बी की जो फार्मूला है वो C55H70O6N4 mg है। क्लोरोफिल सी की जो फार्मूला है वो C35 है H30O5N4 mg। क्लोरोफिल डी की हम बात करें तो उसका फार्मूला है C54H70O6N4 mg। अच्छा, हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन क्लोरोफिल ए में हेड में प्रोफाइरिन रिंग में CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, और क्लोरोफिल बी में उधर जो है अल्डिहाइड ग्रुप है। तो सिर्फ इसमें जो है वो मिथाइल और अल्डिहाइड ग्रुप का फ़र्क है, बाकी जो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों सेम है। अच्छा, क्लोरोफिल के 2 पार्ट्स है। ठीक है, हेड को हम कहते हैं प्रोफाइरिन और दूसरा इसका पार्ट है टेल, जो कि हाइड्रोकार्बन चेन से बना हुआ होता है। हेड में जो है हमारे साथ सेंट्रल मैग्नीशियम आयन होता है। दूसरी बात, हेड जो है वो पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, फाइटोल चेन की हम बात करें तो वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है। ठीक है, जो कि बना हुआ होता है C20H39, ये जो है इतने इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले बताई कि क्लोरोफिल ए में CH3 मिथाइल ग्रुप है और क्लोरोफिल बी में जो है वो अल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसी में सिर्फ यही डिफरेंस है। अच्छा, वो तो फोटोसिंथेसिस का जितने भी टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं रिस्पायरेशन की, सेलुलर रिस्पायरेशन की। रिस्पायरेशन जो होता है सेल में, तो उसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट को हम कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन, दूसरे को हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, तो MCQs में आ सकता है कि दोनों रिस्पायरेशन में कौन सा स्टेप सेम है हमारे साथ। तो दोनों रिस्पायरेशन में जो है वो फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस ये सेम है। ठीक है, दोनों रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप जो है वो सेम है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के बाद फिर ऑक्सीजन हमारे पास नहीं होता सेल में, तो वो फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है और समटाइम इट एक्ट एज ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है। ठीक है, और जब हमारे साथ सफिशिएंट ऑक्सीजन हो सेल में ग्लाइकोलिसिस के बाद, तो उसके बाद फिर लिंक रिएक्शन होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। ठीक है, तो हम इसको जो है जनरली ब्रीफली अभी इधर इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसको आगे जो है 1 बाय 1 एक को डिटेल में डीपली डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एरोबिक रिस्पायरेशन की हमने इसको 4 टाइप्स में जो है वो 4 स्टेप्स में वो डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट स्टेप जो है वो है ग्लाइकोलिसिस का। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? ये साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, दोनों एक सेम ही चीज़। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरी बात लिंक रिएक्शन की। लिंक रिएक्शन कहाँ होता है? ये जो है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के बाद आता है। उसके बाद फिर हमारे साथ नेक्स्ट साइकिल है क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये जो है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये भी होता है। फाइनल स्टेप जो है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ठीक है, ये होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये बात भी जो है वो जहन में बिठा लो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होते हैं? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अक्सर MCQs में आता है कि रिएक्शन दिए हुए होते हैं कि ये कहाँ होते हैं। ठीक है, बंदा फिर उस टाइम कंफ्यूज होता है, तो इधर से ये पॉइंट याद रख लो।
अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी रेस्पिरेशन में जो है हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जितने स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन के, जितने उसमें ग्लाइकोलिसिस होते, जितने उसमें लिंक रिएक्शन होते और जितने उसमें क्रेब्स साइकिल होते हैं, जिसमें उतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं, तो हम उसको जो है डिस्कस करते हैं कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने होते हैं। अच्छा, तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ब्रेक होते हैं तो उसमें जो है उसके लिए फर्स्ट ग्लाइकोलिस जो है वो उसमें एक रिएक्शन होता है, 2 लिंक रिएक्शन होते हैं, ठीक है, 2 क्रेब्स साइकिल होते हैं और 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। हम इसको जो है डीपली डिटेल में जो है हम आगे डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस की बात करें, फर्स्ट टिप जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का, एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो है ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस की हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होती है 3 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं पायरुविक एसिड और पायरुवेट। पहली बात मैं इसमें जो है वो जितने भी स्टेप्स है ग्लाइकोलिसिस के वो बुक में भी है, हर जगह भी है, मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा। एंजाइम भी जो है हर जगह मेंशन है, ठीक है, मैं वो डिस्कस नहीं करूँगी। मैं वो वाले पॉइंट जो है वो डिस्कस करूँगा जो कि ट्रिकी हो, कंसेप्चुअल हो, एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट हो, जो कि डायरेक्ट जो है टेक्स्ट में नहीं लिखे हो, सही, ठीक है, उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। मैं वो वाले पॉइंट जो है इधर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। अच्छा जी, तो इसमें 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, पायरुविक एसिड और पायरुवेट, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स इसमें जो है इसकी हम टोटल प्रोडक्ट्स की जो टोटल बजट है ग्लाइकोलिसिस की, हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। टोटल एटीपी जो हमारे साथ ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस होते हैं वो 4 एटीपी है, ठीक है, 4 एटीपीज है। नेट एटीपी टोटल एटीपी 4 है, और अगर हम नेट एटीपी की बात करें कितने हैं तो फिर 2 एटीपी है, ठीक है, नेट गेन 2 एटीपी से, और इसमें सिर्फ 2 एटीपी जो है वो यूज्ड होते हैं। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमारे साथ प्रोड्यूस होते हैं, और इसमें 2 NAD जो है वो रिड्यूस होते हैं इनटू NADH2, ठीक है। तो इसमें 2 NADH2 बनते हैं और 2 ATP बनते हैं, ठीक है। इधर जो NADH2 बनते हैं तो इसकी एक अहम बात है, ठीक है, ये हमारे साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 2 ATP देते हैं, और जो NADH2 बनते हैं लिंक रिएक्शन में और क्रेब्स साइकिल में वो हमारे साथ 3 ATP देते हैं। तो ये बात भी जहन में याद रखो, कैलकुलेशन में फिर मिस्टेक हो सकती है, तो ये पॉइंट जहन में याद रखो। अच्छा, पायरुवेट जो हमारे साथ प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है, वो एंटर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो उधर जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं पायरुवेट ट्रांसलोकेस, ठीक है, पायरुवेट ट्रांसलोकेस। ये पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कौन अंदर करता है, तो ये वाला प्रोटीन है जिसका नाम है पायरुवेट ट्रांसलोकेस। ये पायरुवेट को एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन के लिए, जहाँ लिंक रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, जिधर पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाता है। आज हम डिस्कस करते हैं लिंक रिएक्शन को, ठीक है। लिंक रिएक्शन कहाँ होता है, जैसे कि हमने पहले बात की, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। पायरुवेट जो कि प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है, ये अब आ गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A में, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम जो है इसमें ATP CO2 NADH2 इसको ला के इसमें बात करें तो इसमें जो है हमारे साथ 2 NADH2 वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सो 1 पायरुवेट जो है हमें देता है 1 NADH2, ठीक है, और 1 CO2। तो जैसा कि हमने पहले बात की है कि ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुवेट बनते हैं, 2 पायरुवेट बनते हैं तो हमें ये देगा 2 NADH2 और 2 CO2, ठीक है, 2 NADH2 और 2 CO2 प्लस 2 एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है। ईच एसिटाइल जो है कोएंजाइम A पर
सेपरेट क्रैब साइकिल जो है वो करेगा, ठीक है, 2 क्रैब साइकिल फिर करेगा। प्रोडक्ट्स की हम बात करें लिंक रिएक्शन में, तो हमारे साथ 2CO2 प्रोड्यूस होता है लिंक रिएक्शन में, ठीक है, 2 लिंक रिएक्शन में, एक लिंक रिएक्शन में 1 CO2 प्रोड्यूस होता है, 2 NADH2 प्रोड्यूस होता है 2 लिंक रिएक्शन में, ठीक है, एक लिंक रिएक्शन में 1 NADH2 प्रोड्यूस होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए की बात करें तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक पाइरुवेट के बनाता है सिर्फ 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। और हमने जैसे बात की है कि ईच एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो फिर क्रैब साइकिल में जो है वो जाता है और इधर जो है फिर फर्दर जो है वो रिस्पायरेशन को कंटिन्यू करता है। अच्छा, हम अब क्रैब साइकिल को डिस्कस करते हैं, क्रैब साइकिल को, ठीक है। क्रैब साइकिल क्यों कहते हैं, इसको डिस्कवर किया सर हैंस क्रैब ने, ठीक है। समटाइम वी कॉल इट इज़ अ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, समटाइम वी कॉल इट इज़ अ सिट्रिक एसिड साइकिल, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सभी नेम जो है वो क्रैब साइकिल के हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स की हम बात करें, जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें जो स्टेप्स है ना, तो उसको हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है, जितने भी स्टेप्स है, ठीक है, उसको हम डिस्कस नहीं करते, हम उसको ये डिस्कस करेंगे जितने भी इसमें अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो एमडीकेट के हवाले से, जो कि एमसीक्यू, वो तो सिर्फ रट्टे का काम है, जिधर जो है वो CO2 रिलीज़ होते हैं, जिधर अल्फा कीटोग्लूटारेट इस तरह, जिधर सक्सिनल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट होता है, फ्यूमिरेट होता है, मैलेट होता है, फिर जो है वो वापस जो है, तो वो वाले पॉइंट जो है हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो हम इधर जो है वो सिर्फ वो वाले पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि एमडीकेट के हवाले से इम्पोर्टेंट हो। तो प्रोडक्ट्स की हम बात करें, नंबर ऑफ ATP, वो पॉइंट भी एमडीकेट के हवाले से इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो रट्टा है, वो आप लोग फिर जो है वो याद कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ ATP की हम बात करें, ठीक है, तो ATP प्रोड्यूस इन क्रैब साइकिल जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, जो कि सबस्ट्रेट से डायरेक्ट बनते हैं, तो वो 1 ATP है ईच क्रैब साइकिल में, 1 क्रैब साइकिल में, ठीक है। और NADH2 कितने बनते हैं, NADH2 हमारे साथ बनते हैं 3 NADH2 बनते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमें 9 ATP देते हैं, क्योंकि NADH2 प्रोड्यूस इन क्रैब साइकिल एंड लिंक रिएक्शन गिव अस 3 ATP। एंड FADH2 की बात करें, वो हमें 2 ATP देते हैं, तो ईच क्रैब साइकिल में 1 FADH2 प्रोड्यूस होता है तो हमें 2 ATP देता है, 2 क्रैब साइकिल हो तो 2 FADH2 प्रोड्यूस होगा तो हमें 4 ATP देगा। CO2 मॉलिक्यूल कितने प्रोड्यूस होते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल जो है हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो टोटल जो ATP है ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ कि ये याद रखें, ठीक है। टोटल ATP जो क्रैब साइकिल में 1 क्रैब साइकिल में बनते हैं तो वो 12 ATP है, ठीक है, तो ये याद रखें। अच्छा, अगर हम बात करें क्रैब साइकिल की, ठीक है, तो क्रैब साइकिल जो है उसमें 2 FADH2 प्रोड्यूस होता है, 2 क्रैब साइकिल में, ईच क्रैब साइकिल में 1 FADH2 प्रोड्यूस, जो कि हमें 4 ATP देता है, ठीक है, हमने डिस्कस की है। और 10 NADH2 जो है हमें 28 ATP देता है, ठीक है। तो हम इसको अब कैलकुलेट करेंगे कि कितने NADH2 कहाँ हमें मिलते हैं, ठीक है। तो 2 NADH2 ग्लाइकोलाइसिस में देते हैं, ठीक है, और 2 NADH2 जो है वो 2 लिंक रिएक्शन में होता है, और 3 NADH2 जो है वो ईच क्रैब साइकिल में होता है। तो क्रैब साइकिल 2 मरतबा होते हैं, क्योंकि उधर 2 एसिटाइल कोएंजाइम होते हैं, ठीक है। तो 6 NADH2 टोटल बनते हैं 2 क्रैब साइकिल में, तो 2 प्लस 2 ये ग्लाइकोलाइसिस वाले हो गए, प्लस 2 ये लिंक रिएक्शन वाले हो गए, और प्लस ये 2 क्रैब साइकिल वाले NADH2 हो गए, तो हमारे साथ 10 NADH2 हो गए, ठीक है। और FADH2 की बात करें तो 2 FADH2 जो है वो 2 क्रैब साइकिल में होता है। तो जैसा कि हमने पहले बात की कि ये वाले NADH2 ये आपको सिर्फ 2 ATP देगा, ठीक है, 2 ATP, और ये वाला जो है आपको 3 देगा, ठीक है। तो ये बात जहन में याद रख लें। तो टोटल जो बजट है, टोटल जो हमारे साथ ATP जो कि प्रोड्यूस होते हैं वो 36 ATP है, ठीक है। तो दूसरी बात, ATP जो प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में और ग्लाइकोलाइसिस में और क्रैब साइकिल में, ठीक है, तो हम उसको डायरेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, हम उसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन।
क्यों कहते हैं? क्योंकि सबस्ट्रेट से डायरेक्ट बनता है, ठीक है। फास्फोराइलेशन मीन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। अच्छा जी, और अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि टोटल एटीपी जो बनते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में तो कितने होते हैं, तो आप बता दें कि 4 एटीपी होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हम बात करते हैं, जो कि नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर क्रेब्स साइकिल। तो इसमें जो है सीरीज़ ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी NADH2 FADH2 वो कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, सही है। तो वो ATP में वो जो है कन्वर्ट होते हैं ATP में, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि टोटल NADH2 और FADH2 हमारे साथ 12 है। 12 ऐसा है, मैं आपको हिसाब लगाता हूँ। 12 ऐसा है कि 2 NADH2 हमारे साथ ग्लाइकोलिसिस में हो गए, ठीक है। 2 NADH2 ग्लाइकोलिसिस में हो गए +2। अच्छा जी, 2 NADH2 क्रेब्स साइकिल में हो गए, ठीक है। 2 लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 हो गए, और 6 NADH2 2 क्रेब साइकिल में हो गए, ठीक है। और क्रेब साइकिल में हमारे साथ FADH2 भी प्रोड्यूस होता है। ईच क्रेब साइकिल में 1 FADH2 प्रोड्यूस होता है, और 2 क्रेब साइकिल में जो है वो 2 FADH2 प्रोड्यूस होता है। तो इसको आप प्लस करो, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 NADH2 और FADH2 टोटल है, ठीक है। तो ईच FADH2 और ईच NADH2 के लिए सेपरेट जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो होता है। तो आपको MCQs में आ सकता है कि फॉर 1 ग्लूकोज ब्रेकडाउन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर। तो आप बता सकते हैं कि टोटल जो है 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है इस पर, ठीक है। 1 ग्लूकोज जो है जितने भी NADH2 FADH2 जो है वो बन जाते हैं, वो इसको ATP में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो टोटल CO2 जो है, अगर हम CO2 की बात करें तो हम ATP की बात करें, तो टोटल CO2 की अगर हम बात करें तो 6 CO2 जो है हमारे साथ बनते हैं, ठीक है, फॉर 1 ग्लूकोज, ठीक है। तो 2 CO2 जो है हम बात करते हैं, 2 CO2 जो है वो लिंक रिएक्शन में बनते हैं, ठीक है। लिंक रिएक्शन में 2 CO2 बनते हैं, और 4 CO2 जो है वो क्रेब साइकिल में होते हैं, ठीक है, बनते हैं। और कितने क्रेब साइकिल में? 2 क्रेब साइकिल में। ईच क्रेब साइकिल में जो है वो 2 CO2 जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखें। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इसको हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह हमने सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन डिस्कस किया, अब हम इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को भी डिस्कस करते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो जितने भी ATP प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH2 और FADH2 से, हम उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ड्यू टू ऑक्सीडेशन ATP प्रोड्यूस हो, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ठीक है। सम टाइम एटम अकर्स, वी कॉल इट अ फोटोफास्फोराइलेशन। तो ये क्या चीज़ है? फोटोफास्फोराइलेशन ये चीज़ है कि इसमें ATP बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आप खुद सोचे, हमने डिस्कस किया फोटोसिंथेसिस को और रेस्पिरेशन को। फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट स्टेप को, लाइट रिएक्शन को, तो उसमें उधर ATP प्रोड्यूस होता है, ATP उधर इसमें जो है वो ATP प्रोड्यूस होता है लाइट रिएक्शन में साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F तक। वो ATP वो जो प्रोड्यूस होते हैं, हम इसको कहते हैं फोटोफास्फोराइलेशन, ठीक है। नाम था लाइक फोटोफास्फोराइलेशन। अच्छा, मैं आपके साथ 1-2 पॉइंट जो है वो डिस्कस करता हूँ, 1-2 पॉइंट जो कि इंडिकेट के हवाले से इम्पोर्टेंट है। सम टाइम MCQs में आ जाता है कि हाउ मेनी ATP प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, डायरेक्टली। तो उसमें जो है फिर आप कहें कि नन, 0 ATP। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP कोई भी प्रोड्यूस नहीं होता, उसमें सिर्फ NADH2 FADH2 कन्वर्ट होते हैं और वो ATP देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ATP जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नहीं बनते, जिस तरह जो है वो ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं, ठीक है, और क्रेब साइकिल में बनते हैं, ठीक है। अगर हम क्रेब साइकिल की बात करें तो
ये हमें जो है वो कितने एटीपी देगा, ठीक है। तो ये डिसाइड करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए कि जितने एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर होंगे उतने ज़्यादा एटीपी देंगे। तो अब ये फिर मॉलिक्यूल पर जो है वो डिपेंड करता है। जिस तरह हम लिपिड का एक मॉलिक्यूल ले ले, ओलिक एसिड, ठीक है, क्या ले, ओलिक एसिड। तो इसमें जो है कितने एटीपी होते हैं, इसमें कितने कार्बन होते हैं, इसमें जो है वो 18 कार्बन होते हैं, ठीक है, 18 कार्बन होते हैं इसमें। और 18 कार्बन को ये डिवाइड होते हैं टू, ये ब्रेक होते हैं, 9 एसिटाइल देते हैं हमें ये, कितने, 9 एसिटाइल, ठीक है। एसिटाइल 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो ये 9 एसिटाइल देते हैं। तो 9 एसिटाइल, ईच एसिटाइल जो है वो जाता है क्रेब्स साइकिल। 1 एसिटाइल, अच्छा जी, ज़्यादा नहीं देता, ठीक देता है। 1 एसिटाइल जो है वो हमें 12 एटीपी देता है। 12 एटीपी कैसे देता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कल में हमारे साथ 3 NADH2 बनता है, 3 NADH2 बनता है, ठीक है। 1 FADH2 बनता है, ठीक है, FADH2 बनता है और 1 ATP बनता है, ठीक है। तो 3 NADH2, 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो गया, एंड 1 मल्टीप्लाई 2 + 2, तो 9 + 1 ये 11 होगा। और ये 1 ATP जो डायरेक्ट देता है वो इसके साथ 11 के साथ प्लस करो तो टोटल बनते हैं 12 ATP। तो एक एसिटाइल जो है हमें 12 ATP देता है, ठीक है। अगर 9 एसिटाइल जो है वो ग्रुप ये जो है सेल में एंटर हो, क्रेब्स साइकिल जो है वो रन करे, तो टोटल हमें कितने ATP देंगे। तो आप 9 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आता है वो आपका फिर MCQs का आंसर है। तो ये MCQs बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये मैंने जो है इसको इधर जो है वो ऐड किया, ठीक है। तो ये पॉइंट भी जहन में याद रखें। ये ख़त्म हो जाता है आज का लेक्चर। इंशाल्लाह जो है कल फिर एक दूसरा चैप्टर को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। जितने भी अहम पॉइंट हो MDCAT के हवाले से तो उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। जितने भी मैं मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, तो उसको सपोर्ट कर दिया करें, ठीक है।